हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति केवल वही बनाए रख सकता है जो स्थापित है। एक जिसके पास 800 तरकीबें हैं। बेहतर होगा कि उन्हें कुछ वर्षों के लिए अपने गृहनगर में ही विकसित होने दिया जाए। जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। क्योंकि वहां रोशनी थी, कई सदस्य अभी भी बिजली का उपयोग नहीं कर सकते थे और नए साल का जश्न मनाने के लिए केवल जलाओ लकड़ी जलाते थे। चंद्र नव वर्ष का पहला दिन। चूंकि घर में आग नहीं जलाई गई थी, इसलिए कोई अनाज, सॉस या मसाले उपलब्ध नहीं थे। सुबह सुबह परिवार उठा, नहाया और नाश्ता करने के लिए पुराने घर में चला गया। वे अभी तक क्यों नहीं आए? श्रीमती झाओ ने लाओसन के परिवार की प्रतीक्षा करते हुए बाहर झांका, जो अभी तक नहीं आया था। उन्हें जल्द ही यहां आना चाहिए। शैतान के बारे में बोलो और वो प्रकट हो जाएगा। माँ, नया साल मुबारक हो। पिताजी, नया साल मुबारक हो। दादाजी, नया साल मुबारक हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। दादाजी, नया साल मुबारक हो, आपके सभी सपने सच हो। दोनों बच्चों को देखकर न सिर्फ उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं बल्कि शुभ वाक्य भी बोल रहे हैं। कैप्टन झाओ ने जल्दी से 2 लाल लिफाफे निकाले और उन्हें अपने पोते को सौंप दिया। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद दादाजी। पूरा परिवार नूडल्स खाने के लिए इकट्ठा हुआ, जबकि श्रीमती झाओ अभी भी प्रत्येक कटोरे में एक अंडा रखने में कामयाब रही। चाहे किसी को कितनी भी मुर्गियां पालनी पड़े। कुछ परिवारों ने एक झुंड पाला और श्रीमती झाओ के पास 5 या 6 थे। पिताजी, माँ, यह आपकी सेवानिवृत्ति के लिए है। यू जियाओक्सियाओ ने कैप्टन झाओ और श्रीमती झाओ को एक लाल लिफाफा दिया। उन्हें लाल लिफाफे दे रहे हैं। और सेवानिवृत्ति के लिए आपने बहुत सारी चीजें वापस भेजी और यहाँ तक अपने पिता और मेरे लिए नए कपड़े भी खरीदे। हमें आपके लाल लिफाफे की जरूरत नहीं है। यह आपकी सेवानिवृत्ति के लिए है। हमने अब परिवार को विभाजित कर दिया है और मुझे इसे कल रात देना चाहिए था, लेकिन मैं कल जल्दी में था और इसे लाना भूल गया। माँ, कृपया इसे स्वीकार करें। आप नहीं जानते, मैं सिर्फ एक किताब का अनुवाद करके 100 या 200 कमा सकता हूँ। एक किताब और उसकी कीमत 100 या 2। इतना महंगा। सचमुच, पढ़ने से लाभ मिलता है। ठीक है, हम इसे स्वीकार करेंगे। जोड़े ने यह भी नहीं बताया कि बिजली स्थापित करने में कितना खर्च आया। लाओसन की पत्नी ने उदारतापूर्वक दान दिया। झाओ तियानजियान कई बच्चों के साथ आए और झाओ तियानहाई भी अपने 2 बेटों को लेकर आए। छोटे चाचा, छोटी चाची, नया साल मुबारक। जैसे ही सान्या ने अपने छोटे चाचा और चाची को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह बिना बताए उन्हें सम्मान देने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ छोटी लड़कियों ने लाल तितली बाल टाई और छोटे क्लिप पहने थे जो यू जियाओक्सियाओ ने पिछले दिन खरीदे थे। आओ, यू जियाओक्सियाओ ने सान्या को बुलाया और उसे एक छोटा लाल लिफाफा दिया। यह देखकर बाकी बच्चे भी नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए तेजी से आगे आए। छोटी चाची, नया साल मुबारक हो, आप हर साल और अधिक सुंदर होती जाती हैं। छोटी चाची, नया साल मुबारक हो, भाग्य आपके साथ रहे। छोटी चाची, नया साल मुबारक हो, सब कुछ आपके अनुसार हो। क्वोट डॉट 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 क्वोट। यहां तक कि जियो शु भी शुभ शब्द कहने के लिए आगे आए, हालांकि बहुतों को इसकी जानकारी नहीं थी। युन शियाओक्सियाओ ने फॉर्चून के चरित्र के साथ मुद्रित उन छोटे लाल लिफाफों को खरीदा और उन्हें बिल्कुल नए 1 युआन नोटों से भर दिया। दा बाओ और जियो बाओ अधिक जानते थे। बड़े अंकल, नया साल मुबारक हो, आपकी समृद्धि की कामना करता हूँ। दूसरे अंकल, नया साल मुबारक हो, आपकी संपत्ति खूब फले फूले। दादाजी, नया साल मुबारक हो, आप शानदार उपलब्धि हासिल करें। झाओ तियानजियांग और झाओ तियानहाई ने एक दूसरे पर नजर डाली और उन शब्दों का अनुमोदन किया जो उनके दिलों को छू गए। लेकिन वास्तव में राजधानी शहर में अध्ययन करने के बाद कुछ बदलाव आए थे। छोटे चाचा, आपकी समृद्धि की कामना करता हूँ। छोटे चाचा, आपकी समृद्धि की कामना करता हूँ। लोग उत्साहपूर्वक नकल करने लगे। युन शियाओक्सियाओ ने झाओ तियानलेई के लिए एक लाल लिफाफा भी तैयार किया था। एक पल में कई बच्चे अपने छोटे चाचा झाओ तियानलेई को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कतार में खड़े हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि चंद्र नव वर्ष के पहले दिन कोई भी बच्चों को नहीं डांटेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बच्चे बधाई देने आए और उन्हें 4 लाल लिफाफे मिले। ठीक है, चलो गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनका सम्मान करें। कैप्टन झाओ अपने 3 बच्चों और कई पोते पोतियों को गांव के बुजुर्गों से मिलने के लिए नए साल का भुगतान करने के लिए ले गए। माँ, मैं पहले घर वापस जा रहा हूँ।
श्रीमती झाओ ने उसे रोका नहीं बल्कि इतना कहा, दोपहर के भोजन के लिए आ जाओ, तुम्हारे यहाँ अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है। एक बार जब वह घर आया तो उसने कैंडी, कुछ मेवे और क्रीम से भरे बिस्कुट के छोटे पैक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों से भरी एक प्लास्टिक की प्लेट निकाली, जबकि दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। कोई नए साल का स्वागत करने आया था। भाभी, नया साल मुबारक हो। एयरडैन ने कल सुना था कि युन शियाओक्सियाओ और अन्य लोग वापस आ गए हैं, लेकिन वह उनके साथ शामिल नहीं हो पाए थे। जब युन जियाओक्सियाओ ने एयरडैन को देखा तो वह चौंक गई। लड़का केवल आधे साल में सिर से लंबा हो गया था और उसका वजन भी कुछ बढ़ गया था। आओ, कुछ कैंडी खाओ। यह देखकर कि उसने केवल 2 टुकड़े लिए हैं, युन जियाओक्सियाओ ने उसे खींच लिया, अच्छी मात्रा में उपहार लिए और उन्हें अपनी जेबों में भर लिया। कपड़े जो पिछले साल के थे लेकिन बहुत साफ धोए गए थे। भाभी, लाल लिफाफा भी ले जाओ, मजे करो। कई बच्चे जानते थे कि दाबाओ और उनका परिवार राजधानी शहर से लौटे थे और निश्चित रूप से ढेर सारी दावतें लेकर आए होंगे। इसलिए जब एयरडैन बाहर आया तो कई बच्चों ने उसकी उभरी हुई जेबों को देखकर उसे देखा। आंटी, नया साल मुबारक हो। यू जियाओक्सियाओ ने उनमें से प्रत्येक को कुछ कैंडी और मेवे दिए, साथ ही एक एक क्रीम से भरा बिस्किट भी दिया। गांव के बच्चे सभी जागरूक थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि दाबाओ के परिवार के पास बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन है, विशेष रूप से क्रीम से भरे बिस्कुट, तो वे जल्दी से वहां आए और उनसे मिलने आए। तो भीड़ को देखकर युन जियाओक्सियाओ ने उन्हें लाइन में लगने के लिए कहा। बच्चों के उस समूह को विदा करने के बाद युन जियाओक्सियाओ ने आह भरी। वह हर समय घर पर नहीं रह सकती थी। उसने कुछ उपहार जेब में रखे और टहलने के लिए बाहर चली गई। अपने घर से कुछ ही दूरी पर वह भाभी मिंगहुआ से मिली। भाभी, नया साल मुबारक हो। नए साल की शुभकामनाएं। मिंगहुआ ने फिर अपने 2 बड़े बच्चों का जिक्र किया। जब मेरे बच्चे वापस आए तो वे कहते रहे, देखो माँ, आंटी ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया, कुकीज भी दी, और वे अपनी छोटी बहन को खिलाने के लिए कुछ बचाना भी चाहते थे। मिंगहुआ ने पिछले साल एक बेटी को जन्म दिया था, जो अभी भी बच्ची है। बधाई हो भाभी, अब एक बेटा और एक बेटी दोनों हुए हैं। इससे मिंगहुआ को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। राजधानी कैसी है? राजधानी शहर के बारे में कौन उत्सुक नहीं है? राजधानी बहुत बड़ी है, लेकिन सर्दियां जल्दी आ जाती हैं। अक्टूबर में वहां बर्फबारी शुरू हो गई। क्या? अक्टूबर में बर्फबारी शुरू हो गई? वह ठंड, लोग इसका सामना कैसे करते हैं? मूल रूप से हर घर में एक स्टोव होता है और वे गर्म ईंटों के बिस्तरों पर सोते हैं, जो विशेष रूप से गर्म होते हैं। यदि आप बाहर जाते समय हवा नहीं चल रही है तो यह बहुत ठंडा नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम और भी गोरे हो गए हो। उसकी त्वचा इतनी कोमल है कि इसकी तुलना उसकी अपनी बेटी से की जा सकती है। यह फेस क्रीम के कारण है। राजधानी शहर में हर कोई, चाहे वे पुरुष, महिला, बुजुर्ग या बच्चे हों, फ्रॉस्ट क्रीम का उपयोग करते हैं, अन्यथा आपको शीतदंश हो जाएगा। क्या हर कोई चेहरे पर क्रीम लगाता है? क्या पुरुष भी फेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं? इससे मिंगहुआ को सचमुच सदमा लगा। हे भगवान, मेरी छोटी बच्ची रो रही है, मुझे वापस जाना होगा। बच्ची अभी छोटी थी और बाहर ठंड थी, इसलिए मिंगहुआ अपनी बेटी को नहीं लाई थी। लेकिन अब उसका रोना सुनकर मिंगहुआ ने बातचीत बीच में ही रोक दी, भले ही उसके पास युन जियाओक्सियाओ के लिए और भी कई सवाल थे। यूं जियाओक्सियाओ पुराने घर की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उसने अपनी कई आंटियों का अभिवादन किया। पुराने घर पर भाभी झाओ और दूसरी भाभी झाओ दोनों आ गई थी। श्रीमती झाओ ने अपने नए साल की यात्रा के लिए कैप्टन झाओ की तरह ही नए कपड़े पहने हुए थे। माँ, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। दाशु की माँ को उम्मीद नहीं थी कि सास नए कपड़े पहनेंगी। यह वही है जो लाओसन की पत्नी ने खरीदा था और उसने आपके पिता के लिए भी एक खरीदा था। लाओसन की पत्नी ने उन्हें खरीदा। क्या लाओसन ने इस बार अपनी यात्रा पर बहुत पैसा कमाया? यह उस पैसे से था जो उसने अनुवाद करके कमाया था और उसने उन्हें हमारे लिए खरीदा। अध्याय 433 अनुवाद क्या है? 2 लोग जो केवल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे इसे समझ नहीं सके। लेकिन वे यह भी नहीं पूछ सके कि यह क्या था। ऐसा क्यों था कि अनुवाद करने के बाद किसी के पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे हो सकते थे? छोटी भाभी फिर से नए कपड़े पहने। ऐसा लगता है कि लाओसन ने फिर से अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदे। बड़ी भाभी, दूसरी भाभी, नया साल मुबारक हो। नए साल की शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामनाएं। कुछ देर बातचीत करने के बाद कैप्टन झाओ लोगों के एक समूह के साथ वापस आए। झाओ तियानजियांग और झाओ तियानहाई के चेहरों पर मुस्कुराहट मजबूरन थी। नए साल पर घूमने निकले तो कुछ लोगों ने अपने पिता को नए कपड़ों में देखा और उनके बारे में पूछा।
यह जानने पर कि यह लाओसन की पत्नी थी जिसने उन्हें खरीदा था, उन सभी ने तारीफ की, जिससे झाओ तियानजियांग और झाओ तियानहाई तुलना में अलग हो गए। छोटी चाची। कुछ बच्चों ने जैसे ही युन जियाओक्सियाओ को देखा तो उसका स्वागत किया। माँ, मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दा बाओ और जियो बाओ पर बिल्कुल भी नजर रखने की जरूरत नहीं थी, वे अब झाओ फैमिली विलेज टीम से बहुत परिचित थे। झाओ तियानलेई ने युन शियाओक्सियाओ को बाहर निकाला और फिर वापस अंदर चला गया। मैं यह देखने की योजना बना रहा हूं कि दादी फैंग कैसी हैं, मैं आजकल उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानता। ठीक है। झाओ तियानलेई हाथ में एक टोकरी लेकर यू शियाओक्सियाओ को फैंग परिवार के घर ले गया। तीसरा भाई। जब फैंग चायांग ने युन शियाओक्सियाओ और झाओ तियानलेई को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो चेहरे पर मुस्कान लेकर उनके पास आया। भाभी, दादी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उनके पोषण में मदद के लिए तीसरे भाई और भाभी द्वारा हमें पोषण संबंधी खुराक भेजने के लिए धन्यवाद। भाभी। तीसरा भाई। हंगामा सुनकर फैंग मेयुन मुख्य कमरे से बाहर आए और उन्होंने यू शियाओक्सियाओ और झाओ तियानलेई को देखा। जियो यू। दादी फैंग भी बाहर आईं। उन्हें बिस्तर पर लेटने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन पाउडर वाला दूध पीने के बाद धीरे धीरे उनमें ताकत आ गई। शितो, शिक्षित युवा यू। यून जियाओक्सियाओ ने अपने साथ ले जा रही चीजें फैंग मेयुन को सौंप दी और दादी फैंग की ओर देखते हुए कहा, दादी फैंग, नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, और आप चीजें क्यों ला रहे हैं? मैंने कैपिटल सिटी से कुछ विशेष उत्पाद खरीदे। हम कल दोपहर को ही वापस आए और व्यस्त होने के बाद बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं आना चाहता था और दादी फैंग को देखना चाहता था, लेकिन मिलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। राजधानी शहर के कुछ विशेष उत्पाद। धन्यवाद भाभी। झाओ तियानलेई मुख्य कमरे में नहीं गए बल्कि आंगन में बात करने के लिए रुके। भाभी, थोड़ा पानी लीजिए। फैंग मियुन को लगा कि उसकी भाभी और भी खूबसूरत हो गई है। पिछले साल फसल कैसी थी? फैंग मियुन ने चमकती आंखों के साथ युन जियाओक्सियाओ को देखते हुए उत्सुकता से विषय उठाया। भाभी, इस साल चावल की फसल भरपूर थी। सार्वजनिक अनाज पहुंचाने के बाद प्रत्येक घर को पिछले साल की तुलना में 1/3 अधिक रखना होगा, और मुझे यह भी लगता है कि इस साल का अनाज, चाहे दलिया या चावल में पकाया जाए, बेहतर स्वाद लेता है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने गुप्त रूप से कुछ अनाज बेच दिया। इस साल हमारी टीम में ऐसे कई पुरुष हैं जिन्होंने शादी कर ली है। कई गांवों में पर्याप्त भोजन नहीं था, लेकिन उनकी टीम के पास अतिरिक्त भोजन था, इसलिए उन्होंने उसमें से कुछ बेच दिया। उसने यह बात संयोग से सुन ली। वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाभी ने पौधे रोपने में मदद की, लेकिन मैंने सुना है कि हम जमीन का ठेका लेने जा रहे हैं। जमीन का अनुबंध करें। उनका फैंग परिवार, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक शारीरिक रूप से कमजोर युवक और एक कमजोर लड़की के साथ। जियो यू, क्या आप राजधानी शहर जाना चाहते हैं? जियो यून अपनी उम्र में ज्यादा स्कूल नहीं गई थी। यदि वह राजधानी शहर जाती, तो वह रात्रि विद्यालय में पढ़ सकती थी और नौकरी भी कर सकती थी। यह बिल्कुल अनिश्चित है कि क्या दादी फैंग अपने गृहनगर को छोड़कर कैपिटल सिटी जाने के लिए तैयार होंगी या नहीं। आजकल यह युवा लड़की, हालांकि अपहरण से बच गई थी, अगर वह गांव में रहती तो उसके चाचा और चाची अभी भी उसके खिलाफ योजना बना सकते थे। राजधानी शहर जाएं। भाभी उसे राजधानी शहर जाने का सुझाव दे रही है। भाभी, राजधानी में मुझे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। उसका भाई भी राजधानी जा सकता था, लेकिन कोई उसे रोक रहा था। अध्याय 434। आप खुद को सुधार सकते हैं और साथ ही पैसा भी कमा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरी भतीजी अपने भाई के साथ कैपिटल सिटी गई थी, है ना? फैंग मेयुन को इसकी जानकारी थी। गांव वालों ने भी इसका जिक्र किया और सोचा कि क्या उसकी शादी राजधानी शहर में हो सकती है। लेकिन अगर वह गई भी, तो क्या उससे कोई मदद मिल सकेगी? मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि क्या आप जाना चाहते हैं? फैंग मियुन के बोलने से पहले दादी फैंग ने अपनी ओर से कहा, शिक्षित युवा यू, हम आप पर भरोसा करेंगे। हमारी जियो यू जाएगी, हाँ, वह जाएगी। यह पोती शहर से अब तक की सबसे दूर थी। अब जब शिक्षित युवा यून जियो यून को राजधानी शहर ले जाने और उसके लिए नौकरी ढूंढने को तैयार था, तो उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आजकल नौकरी करने का मतलब आजीविका का एक सुरक्षित साधन होना है, जिससे विवाह साथी ढूंढना आसान हो जाएगा, और भोजन और कपड़ों के बारे में चिंताओं से मुक्त जीवन सुनिश्चित होगा। दादी फैंग को डर था कि फैंग मियुन मना कर देगा, वह बहुत जल्दी सहमत हो गई और उन्होंने फैंग मियुन को सतर्क कर दिया। दादी, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं जानती थी। राजधानी शहर जाना तीसरे भाई और भाभी के लिए बोझ होगा, है ना?
यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप कोई कौशल सीख सकते हैं या आप किसी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप में दृढ़ता है या नहीं, यून शियाओक्सियाओ ने कहा। हाँ हाँ, हमारे जियो यून के पास यह है। जैसे ही यू जियाओक्सियाओ ने बोलना समाप्त किया, दादी फैंग तुरंत सहमत हो गई। बुढ़िया को डर था कि उसकी पोती इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी, जिससे यह अवसर उनकी उंगलियों से निकल जाएगा। चूंकि शिक्षित युवा यून ने इसे पाला था, इससे पता चलता है कि वो जियो यून को आगे बढ़ाना चाहता था। दादी फैंग, अगर जियो यून अकेले जाने में अनिच्छुक है और आप चिंतित हैं, तो आप उनके साथ कैपिटल सिटी जा सकते हैं। ऐसी चिंताओं के बिना भाई बहन अधिक सहज होंगे। यू जियाओक्सियाओ को यह भी पता था कि भाई बहनों का पालन पोषण मुख्य रूप से दादी फैंग ने किया था, यहाँ तक कि उन्हें समर्थन देने के लिए सबसे बड़े अंकल फैंग और छोटे अंकल फैंग के बुजुर्गों के प्रावधानों पर भी बेझिझक भरोसा करना पड़ता था। यही कारण था कि सबसे बड़े अंकल फैंग और छोटे अंकल फैंग का उनकी मां दादी फैंग के साथ विशेष रूप से खराब संबंध था। लेकिन चायांग के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अगर दादी फैंग भाई बहनों की देखभाल नहीं करती, तो उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे कैसे जीवित रहेंगे। मैं जाऊं। दादी फैंग जाना नहीं चाहती थी। उनके पोते और पोती काम ढूंढने और पैसे कमाने के लिए राजधानी शहर जा रहे थे। उसे क्यों जाना चाहिए? वह कमाई से पहले ही पैसा खर्च कर रही होगी। ठीक है दादी, अगर आप जाएं, तो मैं जाऊंगी। फैंग मेयुन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत विचार किया। जब तक दादी उनके साथ राजधानी शहर गईं और वहां लंबे समय तक रहीं, भाई बहन पैसे कमा सकते थे। वे निश्चित रूप से दादी का समर्थन करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त राजधानी शहर में बड़े अस्पताल थे जो जांच के लिए अधिक सुविधाजनक थे। फैंग मियुन को उम्मीद थी कि उनकी दादी कई साल और जीवित रहेंगी। यह दादी फैंग को जाने की कोई इच्छा नहीं थी। जब उनके पोते और पोती राजधानी शहर जाते थे, तो यह पैसा कमाने के लिए होता था। वह वहां क्या करेगी? एक बूढ़ी औरत के रूप में उसे घर पर रहना चाहिए। दादी फैंग, आप इस पर विचार करने के लिए अपना समय ले सकती हैं। बाहर आंगन में, जियो यांग, क्या आप इस बार मेरे साथ राजधानी आएंगे? मैंने कल अपने पिताजी को जमीन के ठेके के बारे में बात करते हुए सुना। चायांग राजधानी शहर जाना चाहता था, लेकिन वह दादी फैंग और उसकी बहन के बारे में चिंतित था। यदि आप दादी फैंग और जियो यून के बारे में चिंतित हैं, तो आप उन्हें अपने साथ राजधानी शहर ले जा सकते हैं। आपकी भाभी और मैंने अतिरिक्त कमरों वाला एक कोर्टयार्ड हाउस खरीदा है, जिसमें आप अस्थायी रूप से रह सकते हैं। जहां तक की बात है, हम निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। जियो यून कपड़े बनाना जानती है, इसलिए हम उसे बेचने के लिए एक स्टोर में रख सकते हैं, या यहां तक एक कपड़ा कारखाने में उसका काम भी करवा सकते हैं। जहां तक बात है, तो आप मेरे लिए कुछ व्यावसायिक मामलों की देखभाल में मदद कर सकते हैं। चायांग ने पिछली बातचीत में सुना था कि थर्ड ब्रदर ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर खोला था और नए साल से पहले अच्छा मुनाफा कमाया था। हालांकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। आप रात्रि विद्यालय में भी जा सकते हैं। ट्यूशन अधिक नहीं है और मुझे पता है कि आप अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं। फैंग चायांग वास्तव में अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते थे, लेकिन अपने माता पिता की मृत्यु के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। फिर भी भाई बहन बचपन में भूखे ही रहते थे। तीसरा भाई, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी दादी का क्या? बस उसे अपने साथ ले आओ। मुझे विश्वास है कि तुम दादी फैंग को मना सकती हो। राजधानी शहर में कई बड़े अस्पताल हैं जिनमें बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं। उस पल फैंग चायांग का दिल द्रवित हो गया। आजकल ठंड के अलावा राजधानी शहर में सब कुछ बहुत अच्छा है। वहां आधे साल तक रहने के बाद हम सभी को इसकी आदत हो गई है। ठंडा, कितना ठंडा! झाओ त्यानलेई ने दिल से हंसते हुए कहा, 0 से 10 डिग्री कम, लेकिन वसंत की शुरुआत के बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ठंड, अप्रैल में हमें अभी भी बर्फ देखने को मिल सकती है। अप्रैल में हिमपात। वास्तव में यह कितनी ठंड हो सकती है? प्रत्येक घर में एक स्टोव है, गर्म ईंटों के बिस्तर हैं, और यदि आप बाहर नहीं जाते हैं, तो हवा आप तक नहीं पहुंच सकती है। यदि आप परत बनाते हैं तो यह उतना ठंडा नहीं होता है, लेकिन जब बर्फीली हवा चलती है तो यह विशेष रूप से ठंडा हो जाता है। तो यदि आप घर के अंदर रहते हैं तो ठंड नहीं होती है, और जब आप बाहर जाते हैं तो केवल ठंड लगती है। मैं दादी से बात करूंगा। फैंग चायांग को यह भी पता था कि वह और उसकी बहन अब युवा नहीं है, और एक बार दादी के निधन के बाद वे शायद इस ब्रिगेड में वापस नहीं आना चाहेंगे। वहां जीवन यापन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। क्या तुम्हारे सबसे बड़े चाचा और छोटे चाचा ने कोई कदम उठाया है? झाओ तियानलेई का प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि फैंग चायांग समझ जाएगा।
वो पूछ रहा था कि क्या सबसे बड़े अंकल फैंग और छोटे अंकल फैंग के परिवारों में से कोई उन्हें धमकाने आया था। अगर उनके पास होता तो वे रात में उन्हें बैग में रखकर उनकी देखभाल करते। जब तक वे इस कृत्य में पकड़े नहीं जाते, उन पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं होगा। झाओ तियानलेई ने पहले भी कई बार ऐसी हरकतें की थी। वास्तव में सबसे बड़े अंकल फैंग और छोटे अंकल फैंग के कई बेटों को झाओ तियानलेई और उनके दोस्तों ने पकड़ लिया और पीटा था। वे जानते थे कि इसके पीछे कौन था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। यही वह कारण था जिसने उनके रिश्ते को और भी खराब बना दिया। उस समय वे युवा थे और केवल वर्तमान की परवाह करते थे, भविष्य की नहीं। किसी को पीटना बस इतना ही था। इसके बारे में क्या? दादी के बीमार होने के बाद वे एक बार मिलने आए। मैंने दादी को एक सप्ताह के लिए अस्पताल भेजा और जब वह लौटी तो वे भी देखने आए। अपने सबसे बड़े चाचा और छोटे चाचा के प्रति फैंग चायांग की भावनाएं कुछ जटिल थी। आप निर्णय लें। आप अब युवा नहीं हैं। हालांकि आप मुझसे एक वर्ष छोटे हैं, मेरा दा बाओ पहले से ही प्राथमिक विद्यालय में है और जियो यूं भी युवा नहीं है। फैंग चायांग को पता था कि अधिक पैसा कमाने के लिए उसे पत्नी लेने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन जियो यूं की उम्र कम नहीं हो रही थी और अब उसके लिए दहेज तैयार करने का समय आ गया था। तीसरे भाई, मैं इसके बारे में गंभीरता से सोचूंगा। जाने से पहले वे दोनों आधे दिन तक फैंग फैमिली में रुके। यह कैसा है? क्या जियो यून आपके साथ राजधानी शहर जाने को तैयार है? उनकी आज की यात्रा केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी। झाओ तियानलेई चाहता था कि फैंग चायांग राजधानी शहर में उसकी मदद करे और वह यह भी चाहता था कि फैंग चायांग अपने पैरों पर खड़ा हो और बेहतर जीवन जी सके। यह कहा जा सकता है कि झाओ तियानलेई ने एक बार फैंग चायांग की जान बचाई थी। दादी फैंग प्रलोभित हैं, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी फैंग हमेशा दो भाई बहनों के लिए सबसे अच्छा चाहती हैं और वह निश्चित रूप से उनके साथ राजधानी तक जाएंगी। समय आने पर अगर वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो हम पास में एक जगह किराए पर ले सकते हैं। पत्नी, धन्यवाद। रास्ते में उन्हें गांव की कुछ आंटियां और महिलाएं मिली। दा बाओ और जियाओ बाओ बहुत मजे से खेल रहे थे। दाशु, जियो शू और जियो माओ के पास एक एक टिन मेढक था और अन्य बच्चे ईर्ष्या से भरी आंखों से चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सभी जानते थे कि शिक्षित युवा यून ने ही उन्हें खरीदा था। तीसरे भाई, मुझे पता था कि आप जियो यान के पास गए थे। झाओ तियानहे ने झाओ तियानलेई और जियाओ क्सियाओ से संपर्क किया, जिनसे वह आधे रास्ते में मिले थे, और लापरवाही से पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? झाओ तियानहे आज सुबह नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर गए थे और उन्होंने यह नहीं बताया कि कल रात घर वापस आने के बाद क्या हुआ। अब जब उसने झाओ तियानलेई और शियाओ क्सियाओ को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे सामने लाया। तीसरे भाई, आप नहीं जानते, कल रात खाने की मेज पर मेरी सबसे बड़ी भाभी ने मुझसे पूछा कि शिनिक्सिन और मैंने कैपिटल सिटी में कितना पैसा कमाया। वह कहने से पहले रुके। बेशक मैंने भी एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि इस साल की फसल बहुत अच्छी थी, निश्चित रूप से हमने अच्छी रकम बांटी है ना? यू जियाओक्सियाओ वास्तव में नहीं जानता था कि इन छोटे घरेलू मामलों का न्याय कैसे किया जाए। वे कहते हैं कि एक निष्पक्ष अधिकारी को भी घरेलू विवादों को निपटाने में कठिनाई होती है। युवा पीढ़ी में से एक के रूप में उन्हें लगा कि उनके छोटे चाचा और छोटी चाची के मामलों पर टिप्पणी करना और भी कठिन है। और तब, क्या ऐसा हो सकता है कि बस यही था और कुछ नहीं था? मैंने अभी कहा कि राजधानी शहर में रहने का खर्च अधिक है और वहां विशेष रूप से ठंड है, इसलिए आपको 2 रजाई, कपड़े और जूते खरीदने होंगे। सूती जूते बस बाहर नहीं चलेंगे। फिर भोजन और आवास है, सभी ने कहा। हर महीने आप 20 युआन बचाने के लिए भाग्यशाली हैं। हम 3 महीने तक वहां रहे और 60 युआन कमाए। उसमें एक और शून्य जोड़ें। मेरे इतना कहने के बाद मेरी सबसे बड़ी भाभी ने और कुछ नहीं पूछा। आखिरकार हम काफी सारी विशिष्टताएं वापस ले आए। उन्हें शायद डर है कि हम कुल लागत का मिलान कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मां से 50 युआन छीन लिए। मुझे आश्चर्य है कि छोटी बहन ने कितना दिया। हालांकि उन्होंने अभी तक पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा नहीं किया है। इस उम्र के झाओ तियानहे ने अभी तक शादी नहीं की है। इसका कारण यह है कि परिवार गरीब है। सबसे बड़े चचेरे भाई झाओ की शादी 18 साल की उम्र में हो गई, लेकिन झाओ तियानहे पहले से ही 20 वर्ष के हैं और अभी भी अविवाहित हैं। छोटी चाची ने तुम्हें किसी से नहीं मिलवाया। यह बोलते हुए झाओ तियानहे को परेशानी महसूस हुई। उसका मन अभी पैसा कमाने पर था और फिलहाल उसे अन्य चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सहमत थी, लेकिन मैं सहमत नहीं था। मेरे भाई और भाभी ने भी मुझसे पूछा कि क्या मैंने नए साल के बाद राजधानी शहर वापस जाने की योजना बनाई है।
जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो झाओ तियानलेई ने यह भी उल्लेख किया कि फैंग चायांग भी राजधानी शहर जा सकते हैं। आपको जाना चाहिए। आप नहीं जानते, मैंने अपने पिता से सुना है कि दादी फैन गंभीर रूप से बीमार है और उनके दो बेटों ने न केवल उनके इलाज के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया है, बल्कि वे एक बार भी उन्हें देखने नहीं गए हैं। यह वास्तव में अविवाहित है। समूह ने घर की ओर चलते हुए बातचीत की। अरे, जब मैं अभी आया तो मेरी मुलाकात माओ डैन से हुई। क्या चेन फैमिली विलेज में उसके चाचा नहीं है? उन्होंने कहा कि चेन परिवार के उस बच्चे ने एक नई पत्नी भी ले ली है और बाहर हर जगह कहता रहता है कि मेरी छोटी बहन बांझ है, लेकिन वह बच्चे पैदा कर सकता है। यदि यह चंद्र नव वर्ष का पहला दिन नहीं होता तो झाओ तियानहे को वहां जाकर उस आदमी पर कुछ घूंसे मारना और ऐसी बकवास बोलना अच्छा लगता। इससे पहले उन्होंने उसे जो पिटाई की वह स्पष्ट रूप से बहुत हल्की थी। इससे उन्हें याद नहीं रहा। यह बकवास है। मैं जियाओक्सियाओ को परीक्षण के लिए अस्पताल ले गया और उसके स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। युन जियाओक्सियाओ ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ा दी और यह सुनकर तुरंत आपत्ति जताई। यदि किसी दंपति के बच्चे नहीं हो सकते, यह निर्धारित करने के लिए कि समस्या किसके पास है, दोनों पक्षों का परीक्षण करना आवश्यक है। दंपति की संतानहीनता के लिए महिला को दोषी ठहराना गलत है, यह मानते हुए कि गलती उसकी है। समस्या आदमी के साथ हो सकती है। पुरुष बांझापन जन्मजात भी हो सकता है। यह मेरी छोटी बहन के खिलाफ बदनामी है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसकी पत्नी बच्चे पैदा कर सकती है, युन शियाओक्सियाओ ने कहा। यून जियाओक्सियाओ ने कुछ सोचा और अचानक टिप्पणी की, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनकी पत्नियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती। वे सभी मदद के लिए भाइयों और पड़ोसी ओल्ड वांग पर भरोसा करते हैं। इस कथन से दोनों व्यक्ति स्तब्ध होकर चुप हो गए। जब तक वे पकड़े गए, झाओ तियानहे यू शियाओक्सियाओ को एक बड़ा अंगूठा दे रहा था। भाभी होशियार है। मैं यह बात उसे बताऊंगा। क्या वह सोचता है कि वह मेरी छोटी बहन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है और हमारे झाओ परिवार के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसे हम कुछ भी नहीं है। तीसरे भाई, हम राजधानी शहर वापस कब जा रहे हैं? 5वें या 6ठे के आसपास। शायद इससे भी जल्दी। फिलहाल स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। मैं पहले वापस जाऊंगा। आप लोग बात करें। झाओ फैमिली विलेज टीम के प्रति युन जियाक्सियाओ की भावनाएं उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन झाओ तियानलेई के लिए यह अलग था क्योंकि वह यहीं पले बड़े थे। जैसे ही युन शियाओक्सियाओ चला गया, झाओ तियानहे को पीछे हटने की और भी कम आवश्यकता थी। तीसरे भाई, मैंने सुना है कि जमीन का ठेका होने वाला है। मैंने इसके बारे में भी सुना है। अब उन्हें जमीन के उस छोटे से टुकड़े पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। तीसरे भाई, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? झाओ तियानलेई ने उसकी ओर देखा। बेशक, उसने इसे अपनी आंखों से कैसे देखा? आप इसे कैसे देखते हैं? गांव में कई लोगों ने पहले ही अपनी जमीन का अनुबंध कर लिया है। हमारी ब्रिगेड द्वारा जमीन का अनुबंध करना भी एक चलन है। छोटी चाची का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन वह मुर्गियां पाल सकती हैं। जहां तक और बड़े भाई की बात है, वे खेती कर सकते हैं या छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर जा सकते हैं। इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। अब जब विकास हुआ है, तो और भी घर बनेंगे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सभी लोग एकजुट हैं या नहीं। झाओ तियानहे ने कैपिटल सिटी में भी रुझान देखा। आजकल सब्जी बाजार विकसित हो गए हैं, आप बिना राशन टिकट के मांस खरीद सकते हैं, हालांकि यह भाग्य पर निर्भर करता है। इन चीजों के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती है और इसके अलावा आपको सर्दियों में इनके खराब होने की चिंता भी नहीं होती है, इसलिए लोग काफी चीजें खरीदते हैं। हम फलों के पेड़ भी लगा सकते हैं। बेशक, पहले कुछ वर्षों तक हम शायद लागत नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एक बार पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वे मुनाफा देना शुरू कर देंगे। चाचा से पूछें और देखें, समय आने पर क्या वह खेती करना पसंद करते हैं या फलों के पेड़ लगाना पसंद करते हैं। इस तरफ, यूं शियाओक्सियाओ पुराने परिवार के घर लौट आए और झाओ शिनिक्सिन और छोटी चाची झाओ को देखा। जियाओक्सियाओ, भाभी, छोटी चाची झाओ, जब से उनकी छोटी लड़की कल वापस आई, उन्होंने देखा कि वह काफी बदल गई है। तलाक से वापस आने के बाद से उनकी छोटी बेटी कम बोलती थी और कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन कल वापस आने के बाद से वह विशेष रूप से बातूनी हो गई। छोटी चाची झाओ ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, जियाओक्सियाओ, दो भाई बहनों की देखभाल करने और उन्हें नौकरी देने के लिए धन्यवाद। छोटी चाची शिनिक्सिन वास्तव में सक्षम है। वह वाक्पटु है, गणना में अच्छी है और घर के कामों में मेरी बहुत मदद कर सकती है। किसी भी मामले में युन शियाओक्सियाओ सिर्फ झाओ शिनिक्सिन की प्रशंसा करता रहा, जिससे छोटी चाची झाओ एक मां के रूप में खुशी से खिल उठी।
श्रीमती झाओ ने यह नहीं पूछा कि उनका सबसे छोटा बेटा और उसकी पत्नी कैपिटल सिटी में कितना पैसा कमा रहे हैं या वे किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने अब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। इसके अलावा लाउसन की पत्नी अभी भी दो बुजुर्गों के बारे में सोच रही थी। आज जब वह नए कपड़े पहन रही थी तो कई लोगों ने उससे इसके बारे में पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उनकी एक बहू थी जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। कैपिटल सिटी जाने से पहले वह अक्सर उनके लिए कुछ चीजें लाती थी और वहां जाने के बाद वह मेल द्वारा चीजें भेजती थी। इस बार जब वे नए साल के लिए वापस आए तो उन्होंने उनके लिए कपड़े खरीदे और ढेर सारा खाना भी। इन सभी चीजों पर कुल मिलाकर अच्छी खासी रकम खर्च हुई होगी। भाभी, देर हो रही है, इसलिए मैं शिनिक्सन ले लूंगा और वापस चला जाऊंगा, उस व्यक्ति ने कहा जो आमतौर पर खाना बनाती थी। उसने आकाश की ओर देखा और मोटे तौर पर समय बता सकती थी, फिर उसे विदा करने के लिए उठ गई। ठीक है, जब भी तुम्हारे पास कुछ खाली समय हो तो आ जाना। उन्हें विदा करने के बाद श्रीमती झाओ ने जल्दी से अपने नए कपड़े उतारे, पुराने कपड़े पहने और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गईं। युन जियाओक्सियाओ मदद करने ही वाला था, लेकिन श्रीमती झाओ ने उसे बाहर धकेल दिया। आपने नए कपड़े पहने हैं, मैं तेजी से खाना बना सकता हूँ। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह दोनों छोटे बच्चों को खोजने के लिए निकल पड़ी। दा बाओ, क्या कैपिटल सिटी मजेदार है? कैपिटल सिटी में बहुत सारी मनोरंजक जगहें हैं। मेरी माँ मुझे फिल्म दिखाने, डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाने ले गई, हम आइस स्केटिंग और चिड़ियाघर भी गए। चिड़ियाघर वास्तव में बड़ा है और इसमें बहुत सारे जानवर हैं, दा बाओ ने उत्तर दिया। जियो बाओ ने चिल्लाकर कहा, मुझे पता है कि वहाँ कौन से जानवर हैं। वहाँ बंदर, बाघ, शेर, हाथी, जिराफ और चिड़ियाघर में और क्या है? कई बच्चे केवल पक्षियों, मुर्गियों, बत्तखों, हंसों, कुत्तों और गायों जैसे सामान्य जानवरों को ही जानते हैं। जहां तक दा बाओ और जियो बाओ के बारे में बात करने की बात है, उन्होंने उनमें से किसी को कभी नहीं देखा था। आइस स्केटिंग बच्चों के लिए वह चीज क्या है? इसके अलावा राजधानी शहर विशेष रूप से ठंडा है, बर्फ विशेष रूप से मोटी है, और मैं और मेरा भाई एक साथ बर्फ साफ करते थे, एक साथ स्नोमैन बनाते थे, और मेरे पिताजी हमें स्नान करने के लिए बड़े स्नानघर में भी ले जाते थे, जहां हम तैर भी सकते थे। यह विशेष रूप से गर्म है। हम झंडा फहराने का समारोह भी देखने गए, यह वास्तव में बहुत बड़ा है, और राजधानी शहर में रातें बहुत उज्ज्वल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के साथ। जैसे ही जियो बाओ ने एक बात कही, आसपास के बच्चे आश्चर्य से हौंफने लगे। वे वास्तव में इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे। अब उन्होंने दा बाओ और जियो बाओ से बहुत कुछ सीखा था। और बहुत सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं। मेरी माँ ने एक बार मेरे लिए केक खरीदा था। यह क्रीम जैसा है, बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट, जियो बाओ ने गर्व से कहा। मेरी माँ मुझे भुनी हुई बत्तख खाने के लिए भी ले गई, जो स्वादिष्ट भी थी। और कई अन्य स्वादिष्ट भोजन भी हैं। वाह, बहुत बढ़िया। जब युन जियाओक्सियाओ पहुंची तो उसने देखा कि दोनों बच्चों के आसपास कुछ लोग थे, जो उन्होंने जो देखा था और जो स्वादिष्ट भोजन उन्होंने खाया था, उसके बारे में चिल्ला रहे थे। आंटी यहाँ है। किसी ने युन शियाओक्सियाओ को देखा। आंटी, जब तक आप कठिन अध्ययन करते हैं, आपको उन चीजों को देखने का मौका मिलेगा जिनके बारे में दा बाओ और जियो बाओ ने राजधानी शहर में बात की थी, और कठिन अध्ययन करके आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कठिन अध्ययन करें और आप ग्रामीण इलाकों को छोड़कर बड़े शहरों पर नजर डालने में सक्षम होंगे। इस युग में बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन बदल सकते हैं। उन्हें बस कड़ी मेहनत से अध्ययन करना था, कॉलेज में जाना था, और स्नातक होने के बाद उन्हें नौकरियां सौंपी जाएंगी। नौकरी के साथ वे धीरे धीरे वह हासिल कर सकते थे जो वे चाहते थे। शादी करो, बच्चे पैदा करो, भोजन, कपड़े, आश्रय और परिवहन का ख्याल रखो। आंटी, जब तक हम मेहनत से पढ़ाई करेंगे, हम बड़े शहरों में जा सकते हैं। यू जियाओक्सियाओ ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में दाखिला लो, और फिर देश तुम्हें नौकरियां देगा। एक बार जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तो तुम्हारे पास पैसे और मनी ऑर्डर होंगे। यह एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहा था, लेकिन यह प्रोत्साहन के शब्द भी थे। ग्रामीण बच्चे स्वाभाविक रूप से शहरी बच्चों से एक कदम पीछे थे, और उन्हें हर चीज के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता था। सभी बच्चे समझते थे कि नौकरी करने का मतलब मनी ऑर्डर होना है, जिसका मतलब अच्छा खाना खाना और नए कपड़े खरीदना है। ठीक है। यू जियाओक्सियाओ दोनों बच्चों को वापस घर ले गया। माँ, हमने यह नहीं बताया कि हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए। और हमने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। माँ, रात का खाना तैयार है।
माँ, मैं आज दोपहर को चावल पीसने की योजना बना रहा हूँ, मैं यहाँ खाना जारी नहीं रख सकता, है ना? आखिरकार वे पहले ही घर का बंटवारा कर चुके थे और उन्हें अब अपने माता पिता के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। जरूर, श्रीमती झाओ ने इस विचार को अस्वीकार नहीं किया, उनके पास पर्याप्त अनाज था और जहां तक कुछ मसालों की बात है, वो कुछ उनके साथ बांट सकती थी। वैसे भी वे ज्यादा दिनों तक घर पर नहीं रहते। खाने के बाद दा बाओ और जियो बाओ फिर से खेलने के लिए बाहर चले गए। झाओ तियानलेई ने मिल में चावल का एक बैग ले लिया और यू शियाओक्सियाओ घर चला गया। घर में इतने समय से लोग नहीं रह रहे थे और अभी भी थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। पत्नी, मैं खेत में सब्जियां लेने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने जमीन के टुकड़े पर ढेर सारी सब्जियां लगाईं, जिनमें मूली, पत्ता गोभी और यहाँ तक कि गाजर भी शामिल थी। उसने उनमें से अच्छी खासी मात्रा चुन ली। उसने पास की एक आंटी से अंडे और मुर्गियां भी खरीदी। आजकल मुर्गियां पालने पर कोई प्रतिबंध नहीं था और लगभग हर घर में काफी संख्या में मुर्गियां थी। पत्नी, वांग लाओगू को रिहा कर दिया गया है। यह वह समाचार था जो उसने अभी अभी सुना था। यू जियाओक्सियाओ चौंक गया और उसे इस व्यक्ति को याद करने में थोड़ा समय लगा। वह वापस आ गया है, क्या उसे केवल 1 साल के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए था? उसका वापस आना सामान्य बात है ना? इसके बारे में क्या है? वह नए साल से पहले वापस आया, मैंने सुना है कि उसने बाहर कुछ पैसे कमाए हैं, यकीन नहीं होता कि यह सच है। जब यून शियाओक्सियाओ ने वांग लाओगू का उल्लेख किया तो उसने महिला सहायक चरित्र, प्लास्टिक की सबसे अच्छी दोस्त, शिक्षित युवाली के बारे में सोच रही थी कि क्या वह भी कई वर्षों तक उससे न मिलने के बाद कॉलेज गई थी। अभी भी शादी कर ली है। वांग लाओगू बाहर आए, शिक्षित युवाली के पास पैसे मांगने नहीं गए। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि वांग लाओगू एक अच्छा इंसान था। क्या उसके पास अचानक पैसा आ गया? झाओ तियानलेई ने अचानक अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी, तुम क्या सोच रही हो? चूंकि वांग लाओगू वापस आ गया था, उसे एक बार अवश्य आना होगा, चाहे कुछ भी हो। क्या वांग लाओगू ने यह नहीं कहा कि शिक्षित युवाली ने ही उसे हमारे घर से चोरी करने के लिए कहा था? पूरी ब्रिगेड जानती थी कि उसे अक्सर पार्सल मिलते थे, यदि किसी को चोरी करनी होती तो उसने यह काम बहुत पहले ही कर लिया होता। ऐसा नहीं था कि वांग लाओगू कुछ शब्दों से प्रभावित होकर चोरी कर रहा था, वह छाया में उसे हानि पहुंचाने आया था। यदि वांग लाओगू सफल हो गई तो वह महिला सहायक पात्र की जगह ले लेगी और परिणाम की आसानी से कल्पना की जा सकती है। फिर मुझे वास्तव में उससे इस बारे में पूछना होगा, मुझे उसे मुआवजा देना होगा। पत्नी, मैं जाकर देखूंगा। युन जियाओक्सियाओ भी एक नजर देखना चाहता था लेकिन वांग लाओगू से मिलना नहीं चाहता था। इस दिन और युग में अमीर होना आपको मालिक बना देता है। वांग लाओगू अब खुद को बॉस मानते थे। अतीत के कई लोग अब उसके साथ सहानुभूति रख रहे थे और चाहते थे कि वह उन्हें धन की ओर ले जाए। क्या यह भाई वो नहीं है? उस टिप्पणी से वांग लाओगू कांप उठे और उनके आसपास के लोग भी, जो नवागंतुक की ओर मुड़े और सहज रूप से वहां से चले जाना चाहते थे। हालांकि यह सिर्फ झाओ लाओसन ही था जो अकेले आया था, लेकिन उनमें से कोई भी झाओ लाओसन द्वारा पीटे जाने से नहीं बचा था। आप क्या करने जा रहे हैं? वांग लाओगू को याद आया कि पिछले साल, या यूं कहें कि 1 साल पहले जब उन्हें जेल में बंद किया गया था, झाओ लाओसन घर पर नहीं थे। अब झाओ लाओसन को देखकर वह अवचेतन रूप से कांप उठा। इस झाओ लाओसन ने वास्तव में जोरदार प्रहार किया। वह अकेले ही 5 से मुकाबला कर सकता था, दूसरों का उससे कोई मुकाबला नहीं था। क्या ऐसा नहीं कहा गया कि झाओ लाओसन कॉलेज में दाखिल हुआ और विश्वविद्यालय के लिए कैपिटल सिटी गया? अब जब वो कॉलेज में है तो उसे खुद पर नियंत्रण रखना और अधिक परिष्कृत व्यवहार करना आना चाहिए। क्या आप लोग अभी भी वांग लाओगू से बात करना चाहते हैं? वांग लाओगू के आसपास पहले से मौजूद कुछ लोगों ने जल्दी से अपने हाथ लहराए और कहा, हमें कुछ काम करना है। ठीक है, मेरी माँ मुझे खाने के लिए घर बुला रही है। मेरा भतीजा मुझे ढूंढ रहा है। मेरी बहन मुझे मदद के लिए बुला रही है। वैसे भी उन्हें जाने के लिए हर तरह के बहाने मिल गए। अचानक केवल वांग लाओगू ही बचा था। वह भी वहां से खिसक जाना चाहता था, लेकिन झाओ तियानलेई उसे देख रहा था, जिससे उसका बचना असंभव हो गया था। अरे, अब भी उसे शिक्षित युवाली की बातें सुनकर पछतावा होता है। झाओ लाओसन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर उसका इरादा किसी को मारने का था, तो वह सचमुच ऐसा करेगा। मैंने सुना है कि भाई वो बाहर बहुत पैसा कमा रहे हैं, युवा साथियों को अपने साथ ले जा रहे हैं, है ना? झाओ तियानलेई ने वांग लाओगू के कपड़े पकड़ लिए और गहरी आवाज में पूछते हुए उसके चेहरे को थपथपाया।
वांग लाओवू ने एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की जब वह पकड़ा गया। झाओ लाओसन एक लंबी यात्रा पर था, लेकिन अब उनकी वापसी के बारे में सुनकर वांग लाओवू को पता चला कि झाओ लाओसन और उनकी पत्नी, शिक्षित युवा यू, दोनों को विश्वविद्यालयों में भर्ती कराया गया था और शिक्षित युवा यू ने कई पुरस्कार प्राप्त करते हुए परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। यह उसके सपनों से भी परे था। मैं थर्ड ब्रदर से तुलना नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ, बस अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ, वांग लाओवू ने हकलाते हुए कहा, जब उसका चेहरा संघर्ष किए बिना हिल रहा था, कुछ गुना कम हिट होने की उम्मीद में आज्ञाकारी था। आज चंद्र नववर्ष का पहला दिन था। मुझे बताओ, तुम अपना भाग्य कहाँ बना रहे हो? झाओ तियानलेई ने वांग लाओवू को जाने दिया और उसके कंधे को भी थपथपाया। वांग लाओवू कांप उठा। जितना अधिक झाओ लाओसन मुस्कुराया, यह उतना ही अधिक ठंडा होता गया। उसने सोचा था कि चूंकि झाओ लाओसन नए साल की पूर्व संध्या पर वापस नहीं आया था, इसलिए वे नए साल के लिए बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे। और उसने सोचा कि शायद वह पिटाई से बच गया होगा। लानत है, ऐसा लग रहा है कि पिटाई वास्तव में अब उसके रास्ते पर आ गई है। अपने पैसे के बारे में सोचते हुए, वह निश्चित रूप से शिक्षित युवाली से इसकी मांग करने वाला था। चूंकि वह झाओ लाओसन के साथ घाटे में था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे शिक्षित युवाली पर उतारेगा। तीसरे भाई, बाहर निकलने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं ट्रेन वापस नहीं ले सकता था, इसलिए मैं एक निर्माण स्थल पर काम करने चला गया जहां मैं प्रतिदिन 5 युआन कमा सकता था। वांग लाओवू वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था। बाहर निकलने के बाद उसके पास वास्तव में एक सिफारिश पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या चल रहा था? एक पुल के नीचे सो गया। सुबह सुबह निर्माण स्थल पर काम करने चला गया। हालांकि उसने वहां केवल 1 महीने के लिए काम किया, लेकिन इससे पहले उसे एजुकेटेड यूथ ली मिली और उसने उससे कई सौ युआन की उगाही की। हाथ में पैसा होने पर वह स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह पर नहीं रुकेगा जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन वह झाओ लाओसन में भागने के डर से चुपचाप लौट आया। जब वह वापस आया तो उसे पता चला कि झाओ लाओसन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पढ़ाई के लिए राजधानी शहर गया था। विशेष रूप से यह सुनकर कि झाओ लाओसन को भी एक विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था। इससे उसे जबरदस्त सदमा लगा। वो लगभग भूल गया था कि झाओ लाओसन ने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। बात सिर्फ इतनी है कि उसे शहर में नौकरी नहीं मिली थी। आज सुबह उसने सुना कि झाओ लाओसन वापस आ गया है, और यह देखकर कि झाओ लाओसन उसकी तलाश में नहीं आया है, उसने सोचा कि यह मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से झाओ लाओसन फिर भी उसकी तलाश में आया। क्या किस्मत है! निर्माण स्थल पर प्रतिदिन 5 युआन की कमाई। तो फिर मैं इसके बारे में कैसे नहीं जानता? वांग लाओवू, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वांग लाओवू ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में, प्रतिदिन 5 युआन, सुबह से शाम तक नींव खोदना। झाओ तियानलेई को कुछ हद तक इसके बारे में पता था। वांग लाओवू, तुम मेरे यहाँ चोरी करने गए थे। वांग लाओवू ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह झाओ लाओसन की महिला के साथ सोने के लिए वहां गया था, या यहाँ तक अगर उसे उसके साथ सोने का मौका नहीं मिला, तो शिक्षित युवा यू को एक आदमी को चुराने का कलंक झेलना पड़ा और झाओ लाओसन को बड़े कम्यून में हार का सामना करना पड़ा। अगर उसने सच में ऐसा कहा, तो उसे डर था कि उसके पैर और हाथ तोड़ दिए जाएंगे, और इससे उसे आसानी से छोड़ दिया जाएगा। मैं जुआ खेलने के लिए बस कुछ पैसे चुराना चाहता था। थर्ड ब्रदर, मैं गलत था, मैं गलत था। वांग लाओवू झाओ तियानलेई की नजर से इतना भयभीत हो गया कि उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। तीसरे भाई, मैं मुआवजा दूंगा, मैं मुआवजा दूंगा। झाओ तियानलेई ने ऊपर से नीचे घुटने टेकते हुए वांग लाओवू को देखा। मुझे आश्चर्य है कि आप कितना मुआवजा देंगे? 50, 100। झाओ तियानलेई ने अपना हाथ बढ़ाया, और बाद वाले ने तुरंत उसके पास मौजूद पैसे को महसूस किया और उसे दे दिया। वांग लाओवू, बेहतर होगा कि तुम चोरी करते रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा तीसरा पैर तोड़ दूंगा। वांग लाओवू को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मैं सच में चोरी करने गया था। झाओ तियानलेई ने वांग लाओवू की घबराहट, चिंता और भय को देखा। ठीक से पैसा कमाओ, अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वांग लाओवू ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि वह पुरुष नहीं था। झाओ तियानलेई को जाते हुए देखकर वांग लाओवू जमीन पर गिर गए और काफी देर तक नहीं उठे। तो उसका दिल दर्द से भर गया था। उसे जल्द ही शादी करनी होगी, पत्नी लानी होगी, बच्चे पैदा करने होंगे, विरासत छोड़नी होगी। झाओ तियानलेई ने पैसे ले लिए, उसका चेहरा सख्त हो गया और घर वापस चला गया। यह वांग लाओवू का पैसा है।
क्या वांग लाओहू से पैसा? उसे पैसे कहाँ से मिले? वांग परिवार एक मिट्टी के घर में रहता है और वांग लाओहू अभी अभी वहां से आया था, यह पैसा कहाँ से आया? उसने कहा कि उसने इसे निर्माण स्थल पर काम करके कमाया है, लेकिन मुझे संदेह है कि उसे यह अवैध लाभ कहीं और से मिला है। अवैध लाभ। यह 80 का दशक है, जब तक आप पर्याप्त साहसी हैं, आप मूल रूप से पैसा कमा सकते हैं। अन्य लोगों का व्यवसाय इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक वांग लाओहू उसे उकसाता नहीं है। वह वांग लाओहू के मामलों से परेशान नहीं होंगे। वैसे एयरडेन आज सुबह नए साल का जश्न मनाने के लिए हमारे घर आया था, वह काफी बड़ा हो गया है। एयरदान, क्या मुझे एक नजर डालनी चाहिए? झाओ तियानलेई ने एयरडैन के बारे में सोचा, जिन्होंने पहले काम करके कार्य अंक अर्जित किए थे, लेकिन उनकी कम उम्र के कारण उन्हें प्रतिदिन केवल 6 कार्य अंक मिलते थे। हालांकि फसल और व्यस्त खेती की अवधि के दौरान कार्य अंक थोड़े अधिक थे।